एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 7th का साइंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और साइंस मैथ लिया है, तो आपके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साइंस क्लास 7th की बुक जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दी और मात्र 6 से 7 दिनों में हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 ऑलरेडी चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर कराया जा रहा है। तो जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा फास्ट वे में चल रहे हैं क्योंकि समय अब हमारे पास बहुत कम है और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कल की वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था तो प्लांट में क्लोरोफिल होता है, उसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो तभी होगी ना जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो वे अपना भोजन जो है संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे जीवित रहते हैं, यानी अपना पोषक तत्व जो है वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे हम लोग प्लांट पे डिपेंड है और एनिमल, उसी तरीके से ये प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता ये भी किस पे डिपेंड होते हैं, अन्य पौधों पे जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस तरीके की पोषण विधि को क्या कहते हैं, विषम पोषी प्रणाली। आगे का इसका एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाएं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जो अमरबेल का पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित रहते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित रहते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। मतलब क्या है कि जो अमरबेल का प्लांट होता है वो जिस पौधे पर लिपटा होता है उसी से अपना फूड लेता है, और जिस पौधे पर वो लिपटा होता है उस पौधे को क्या कहते हैं, परपोषी। ठीक है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः ये इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल जिस पौधे पर लिपटा हुआ है उस पौधे को परपोषी कहेंगे, और जिससे अपना फूड ले रहा है यानी परपोषी से, तो जिससे अपना फूड ले रहा है वो परपोषी कहलाएगा। और अमरबेल क्या कर रहा है, परपोषी को बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर रहा है, यानी उसके फूड को ले रहा है। तो अमरबेल कैसा हुआ, परजीवी हुआ। अमरबेल कैसा हुआ, परजीवी हुआ। और जिस प्लांट पे अमरबेल लिपटा हुआ है वो परपोषी हुआ और अमरबेल खुद क्या हुआ, एक परजीवी। तो ये समझ लिया हमने। क्या हम एवं अन्य जंतु जो हैं, यहाँ से आगे देखते हैं, भी एक प्रकार के परजीवी हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये भी तो हमारे मच्छर क्या करता है, काट के खून चूसता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से परजीवी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में आपसे ऑप्शन बना के पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। कोई भी पैराग्राफ आगे मैं जितना बता रही हूँ इस चैप्टर का छोड़ने लायक नहीं है और सब कुछ पढ़ना है, इसीलिए बहुत बड़ा नहीं है, आधा बचा हुआ है, वो छोटा सा चैप्टर है। तो पूरा का पूरा ही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? मतलब प्लांट जंतुओं का भक्षण कर रहे हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं। ऐसे पौधे, इसमें कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2-3 तरीका है और वो सारे कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से बने, उन सब के आंसर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े ना तो आपका
और साइंस और सोशल साइंस के लिए तो एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ के जा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो 4 के 4 ऑप्शन आपको लगेगा ना कि यही सही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। देखिए, इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग यानी जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है नीचे, ये क्या है? एक पत्ती ही क्या कर रही है? घड़े के समान स्ट्रक्चर ले रही है, यानी उसकी घड़े के तरह का स्ट्रक्चर बना ले रही है। पत्ते का शीर्ष भाग जो है घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर जो है अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के होते हैं। तो इसके अंदर जो है ना रोम होंगे जो नीचे की ओर ढल के हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट इसमें प्रवेश करता है, इसमें जैसे ही कोई कीट आएगा वो उनके रोमों में, यहाँ जो रोम है उसमें क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, और ये ढक्कन क्या होता है? खट से बंद हो जाता है। ये घटपर्णी पिचर पादप जिसको हम लोग कहते हैं, उसी का स्ट्रक्चर है ये, और इसी के पोषण के इसमें ये क्यों कीटों को भक्षण करता है वो चीज़ दिखाया गया है। तो जो घड़े जैसी स्ट्रक्चर थी उसमें अंदर रोम थे, और उस रोम में जैसे ही कीट आया तो यहाँ पे फंस गया, और ये ढक्कन जो था वो क्लोज हो गया। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, और इस घड़े के अंदर कुछ पाचक रस होते हैं जिनके द्वारा कीटों का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। और कीटों का पाचन करने वाले ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में है वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ये क्या है? कीटभक्षी पादपों के अन्य 2 उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, और ये जो है आपका पिचर पादप या घटपर्णी किसी भी नाम से आए तो ये क्या है? एक तरीके के कीटभक्षी पादप हैं। भुजो भ्रमित कि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों करता है? आखिर घटपर्णी यानी पिचर पादप जो है वो कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या कहते हैं कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, सारे पोषक तत्व तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा नहीं बनते हैं, तो कुछ का पौधों का कुछ का संश्लेषण वे मृदा से भी करते हैं। तो मृदा से वे सभी अगर इस प्रकार के पादपों को मृदा में वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी इनको आवश्यकता है, जैसे कि प्रोटीन। तो प्रोटीन कीटों को जो वो खाते हैं वो प्रोटीन का एक तरीके से पूर्ति करने के लिए, प्रोटीन की जो कमी होती है उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसा भी आंसर पूछा जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृतजीवी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। मृतजीवी क्या होते हैं? आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे, बिल्कुल देखा है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे, बिल्कुल देखा है, सभी देखते हैं, जिसको हम लोग छत्रक कहते हैं। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये अपने जीवन यापन के लिए किस तरह से अपने पोषक लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बुझो जानना चाहते हैं कि जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी अनुपस्थित है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। तो अपना पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो सभी चीज़ों का आंसर देती थी। बिहार की तैयारी जितने लोग कर रहे हैं उन बिहार की बुक मैंने देखी, और बिहार की बुक में आपको कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बना के दे दिया गया है, आप उसका आंसर कहीं और से ढूंढिए। तो आपको उसके लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बिहार की बुक में भी ऐसा ही है, आप पढ़ रहे होंगे तो जान रहे होंगे कि उससे आपको आंसर नहीं मिलने वाले, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए यहीं पे देख लेते हैं।
यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटन यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी जैसे कि ब्रेड वगैरह हुआ है, उसमें कुछ पाचक रसों का स्त्राव करेंगे, सिक्रीशन करेंगे और उसको एक विलेय यानी सॉल्यूशन के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। और जब ये जो भी जिस पे ये ग्रो कर रहे थे, जिस पे ये सिक्रीशन कर रहे थे, अगर वो विलन के रूप में होता है, उसके बाद वहाँ से अब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव की समृद्ध एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो होते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। कवक यानी फंजाई जिसे हम कहते हैं, आचार, चमड़ा, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। तो क्वेश्चन फॉर्म में बनाया जा सकता है ये। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा उपयोगी हो जाती हैं। तो मतलब कवक जो उनका ग्रोथ करने का सबसे फेवरेबल कंडीशन है वो है वर्षा ऋतु, और इस ऋतु में कवक बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और चीज़ों को खराब कर देते हैं। उनके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के जो बीजाणु होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक के बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम हो, यानी जिसमें नमी हो और उष्ण भी हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। यानी कोई चीज़ नम है तो उस पर ये क्या करेंगे, उसी पर अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को यहीं पे जन्म देते हैं और बहुत सारे कवक हो जाएंगे। और उस तरीके से तो क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो यहाँ पे अगर नमी नहीं होगी तो कवक भी जल्दी नहीं आएंगे। बूझों को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। क्या वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? तो कवक से और क्या क्या हो सकता है नुकसान या फायदा, वो चीज़ देखते हैं। पहली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों जंतुओं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो जो कवक होते हैं यानी फंजाई होते हैं वो उपयोगी भी होते हैं, कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ से मेडिसिन यानी औषधियाँ बनाई जाती हैं, और कुछ क्या होते हैं रोग कारक भी होते हैं जो मनुष्य और जानवरों में जंतुओं में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न भी करते हैं या पादपों में भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों के लिए भी, पादपों के लिए भी और जंतुओं के लिए भी ये रोग कारक होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, सहजीवी किसे कहते हैं उसके बारे में। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। मतलब क्या है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं जीवन यापन में। तो जैसे कि कवक जिस वृक्ष की जड़ में रहते हैं उस वृक्ष उसको क्या करते हैं, जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता करते हैं, और वृक्ष क्या करता है, कवक को पोषण प्रदान करता है। इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और इसी को क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी
फीडबैक मिलता रहे आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के कमेंट से, और दोस्तों को शेयर करिए अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड तो। इसके बाद हम लोग सुपर टेट की तैयारी करेंगे और KVS के बैच भी साथ साथ चलाएंगे। लेकिन कहे जाने मेरे पास कुछ ऑनलाइन चीज़ें नहीं हैं जिनकी वजह से मैं बोर्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नहीं तो मैं वहाँ पे भी लेती आपकी क्लासेस। थोड़ी चीज़ों की व्यवस्था करनी है और जल्दी ही हम लोग उसके साथ भी मिलेंगे। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल है तथा दूसरा कवक होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है लाइकेन? तो कवक और एक शैवाल होता है और एक कवक होता है, कवक और शैवाल, ठीक है, ये याद रखिएगा। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो एक फोटोसिंथेसिस करेगा, दूसरा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व तो उपलब्ध कराएगा, क्योंकि वो क्लोरोफिल नहीं तो फूड तो मेकिंग करेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता था। बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो होता है वो कवक को देता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसको भी देख लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के प्लान एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? मतलब खाद क्यों मिलाया जाता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है? तो आप पढ़ चुके हैं कि पादप जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया था। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें खाद में प्रेजेंट है तो ये मिट्टी में मिलाएंगे तो उसमें रहेंगी और इन सब चीज़ों का प्लांट जो है वो यूज़ कर लेगा। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। जब कोई चीज़ हम यूज़ करेंगे तो उसकी अमाउंट तो खत्म होता जाएगा ना, तो उस कमी को पूरा करने के लिए खाद वगैरह मिलाया जाता है, उर्वरक मिलाया जाता है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें न केवल पादपों को ग्रो करा कर सकते हैं यानी उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। आगे की कुछ लाइनें हैं, हो सकता है कि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाए। और बिल्कुल दिख रहा है जो राइजोबियम, ये हमारा बहुत फेवरेट चीज़ है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना है प्लांट को, हर पोषक तत्व चाहिए तो प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इनका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं कि जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो जो कहना क्या मतलब ये है कि जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस है उसका प्लांट जो है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाता है। अगर वो मिट्टी में प्रेजेंट है तभी वो कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम, जो राइजोबियम कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है यानी एयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो मतलब राइजोबियम क्या करता है, कुछ देखिए राइजोबियम क्या कर रहा है, जो चने, मूंग दाल इस तरह की जो फलीदार पादप है इनकी जड़ों में रहते हैं और उनको नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त की होती हैं। इसके बदले पादप जो होते हैं वो राइजोबियम जो जीवाणु हैं उसको आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, ठीक है। क्योंकि राइजोबियम क्या कर रहा है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है तो इसको फूड चाहिए ना, तो इसको जिस प्लांट के जड़ में ये रहता है उसको
वो प्लांट क्या करते हैं, राइजोबियम को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। अतः इनमें भी सहजीवी संबंध होता है। हम लोगों ने सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ा था, जिसमें आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये बांटते हैं, उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। यहाँ पे राइजोबियम और जो फलीदार पादप होते हैं, अधिकतर दाल वाली फसलें, उनके बीच क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को ये जो राइजोबियम है वो पूरा कर देते हैं। ठीक है, इस अध्याय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हूँ क्योंकि समय कम है, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चैप्टर फिनिश है और थोड़ा सा 2-4 लाइन है, उसको भी देख ही लेते हैं। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें हम विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया जा सकता है। तो ये हो गया और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर लेके जल्दी ही आपसे मिलेंगे, क्योंकि हमें भी 19 डेज़ जो बचे हुए हैं उसमें 10 दिन पहले कोशिश करना है, 9 दिन पहले ही कोशिश करना है कि हमारा 6th, 7th, 8th NCERT की जो बुक है वो फिनिश हो जाए, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर तो अभी से ही बहुत पहले से हम लोग लगा रहे हैं, और जो भी हो, जब प्रीवियस ईयर लगाए तो हम लोगों को लगे ऐसा कि हमने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।